देहरादून की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देहरादून को हिला दिया था। आज से लगभग 12 साल पहले देहरादून में एक पति ने अपनी पत्नी को 72 टुकड़ों में काटकर अपने घर के डीप फ्रीज में बंद कर दिया और किसी को भी 2 महीने तक पता भी नहीं चला। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं 12 साल पीछे देहरादून के अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की खोज में। कहानी शुरू होती है देहरादून के प्रकाश नगर से। यहीं पर रहता था राजेश गुलाटी नाम का शख्स, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी पत्नी अनुपमा गुलाटी पिछले 57 दिनों से घर से गायब थी। राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी के 2 जुड़वा बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी, जिनकी उम्र लगभग उस वक्त 7 से 8 साल रही होगी। राजेश अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी के घर से चले जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी था और वह यह बात अपने ससुराल वालों को अक्सर बताता रहता, अपना दुख दर्द तकलीफ उनको बताता। दरअसल राजेश की पत्नी अनुपमा गुलाटी दिल्ली की रहने वाली थी और राजेश और अनुपमा ने मिलकर प्रेम विवाह किया था। अनुपमा के गायब होने की बात पर दिल्ली में रहने वाला राजेश का साला SK चौधरी देहरादून आता है और अपने जीजा राजेश को कहता है कि अनुपमा को गायब हुए कितने दिन हो गए, हम लोगों को पुलिस कंप्लेंट करवानी चाहिए, पुलिस हमको अनुपमा को ढूंढने में मदद जरूर करेगी। इस बात पर राजेश अपने साले को कहता है कि अनुपमा हम लोगों से नाराज होकर कहीं पर चली गई है और वो वापस नहीं आना चाहती। SK चौधरी के समझाने पर राजेश पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाने के लिए मान जाता है। राजेश तैयार होने के लिए अपने वॉशरूम में चला जाता है और नहाने लगता है। SK चौधरी उसी के घर में सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करता है। SK चौधरी सोफे पर बैठकर अपने जीजा का इंतजार कर ही रहा था कि SK चौधरी के पास अपनी बहन अनुपमा का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि भैया अब तुम मेरा इंतजार मत करो, मैं कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। जब राजेश नहाकर बाथरूम से बाहर आता है तो SK चौधरी उसको मैसेज दिखाता है और कहता है कि इतने दिनों से तो अनुपमा का फोन बंद था, लेकिन आज उसका अचानक मैसेज आया है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इस बात पर राजेश ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए अपने साले SK चौधरी को कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि अनुपमा हमसे नाराज होकर कहीं पर चली गई है और अब वो वापस नहीं आना चाहती, लेकिन तुम परेशान मत हो, वह जल्दी ही वापस लौट आएगी, इसीलिए अब हमको पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। इस पर SK चौधरी कहता है कि नहीं, अब तो हमको पुलिस स्टेशन जरूर जाना चाहिए, पुलिस को हम अनुपमा का मैसेज दिखाएंगे तो पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी। और दोनों जीजा साला पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अनुपमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर घर वापस लौट आते हैं। उनके घर आए हुए कुछ समय ही बीता था कि 4 से 5 पुलिस वाले राजेश गुलाटी के घर पर आते हैं। वह पुलिस वाले अनुपमा की जानकारी लेने आए थे ताकि उस आधार पर अनुपमा को ढूंढ सके। पुलिस वालों ने राजेश गुलाटी से अनुपमा गुलाटी की सारी जानकारी ले ली। जब पुलिस वाले घर से जाने वाले ही थे कि अचानक एक पुलिस वाले की नजर राजेश के घर में रखे हुए एक बड़े से डीप फ्रीज पर जाती है। पुलिस वालों को कुछ अजीब लगता है, वह सोचते हैं कि इस प्रकार का फ्रीज तो बड़ी बड़ी दुकानों होटलों में होता है, ऐसा फ्रीज राजेश के घर में क्या कर रहा है। उस फ्रीज पर लॉक भी लगा हुआ था। जब पुलिस वाले राजेश से उस फ्रीज के बारे में पूछते हैं कि आपके घर में यह इतना बड़ा फ्रीज क्यों है, तो राजेश कहता है कि बस यूं ही ले लिया। जब पुलिस वाले उस फ्रीज को खोलने को कहते हैं तो राजेश कहता है कि इसकी चाबी तो अनुपमा के पास ही थी, उसको ही पता है कि इसकी चाबी कहां पर है। पुलिस वाले जब राजेश पर जोर डालते हैं तब राजेश उस फ्रीज की चाबी अलमारी से निकालकर पुलिस वालों के हाथ में थमा देता है। जब पुलिस वाले उस फ्रीज को खोलकर देखते हैं तो पुलिस वालों को उस फ्रीज में बहुत सारी काले रंग की पॉलीथीन दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि यह सभी पॉलीथीन काफी सारे समय से उस फ्रीज में रखी हुई थी, क्योंकि उन सभी पॉलीथीन पर सफेद रंग की बर्फ जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उन पॉलीथीन में मीट का टुकड़ा रखा हुआ है, लेकिन वह सभी बर्फ की तरह सख्त हो चुके थे, इसीलिए पॉलीथीन को बाहर निकाल कर रख दिया जाता है ताकि वह बर्फ पिघल सके। कुछ समय बाद वह बर्फ पिघल जाती है और वह मीट का टुकड़ा भी नॉर्मल हो जाता है। तो एक पुलिस वाले
वाले ने उस थैली को खोलकर देखा तो उसकी रूह अंदर तक कांप गई, क्योंकि उस थैली में इंसानी हाथ की उंगलियां थी। वहां पर खड़े हुए हर एक शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस थैली के अंदर इंसानी हाथ की उंगलियां क्या कर रही हैं। अब एक एक करके फ्रिज के अंदर से सभी पॉलीथीन को बाहर निकाला जाता है। उस फ्रिज में लगभग 35 पॉलीथीन मिलती हैं। जब राजेश से इन पॉलीथीन के बारे में पूछा जाता है तो राजेश जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि यही अनुपमा है, और पुलिस को सारी बात बताता है। जब पुलिस राजेश से पूछती है कि लाश के बाकी के टुकड़े कहाँ पर हैं, तो राजेश पुलिस को बताता है कि उनको तो मैं मशहूरी के पहाड़ों और जंगलों में फेंक दिया हूँ। उसने रोते हुए पुलिस को अपनी सारी कहानी बयां कर दी। बात है 1992 की। राजेश गुलाटी दिल्ली में MCA की पढ़ाई कर रहा था। अनुपमा भी राजेश के ही कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया। लेकिन दोनों के मन में यह भी था कि हम दोनों की जाति अलग अलग है, पता नहीं घर वाले मानेंगे या नहीं। पढ़ाई पूरी होने के बाद राजेश को अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल जाती है और राजेश अनुपमा को लेकर अमेरिका चला जाता है। अनुपमा भी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए अनुपमा को भी अमेरिका में जॉब मिल जाती है। 10 फरवरी 1999 को यह दोनों अपने घर वालों की सहमति से धूमधाम से शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों के बाद अनुपमा के जुड़वा बच्चे होते हैं। किसी कारणवश राजेश और अनुपमा को अपने परिवार के साथ इंडिया वापस लौटना पड़ता है और अब वह इंडिया में ही रहना शुरू कर देते हैं। अनुपमा अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहना शुरू कर देती है और राजेश को भी कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है, इसीलिए वह कोलकाता में ही रहता था। राजेश कोलकाता में जहाँ पर रहता था वहीं पास ही में रहने वाली एक शादीशुदा महिला पर राजेश का दिल आ जाता है। धीरे धीरे दोनों में जानकारी होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यह दोनों कोलकाता के एक मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। जब यह बात अनुपमा को पता लगती है तो अनुपमा कोलकाता पहुंचकर राजेश के घर पर जोर जोर से हंगामा मचा देती है, यहाँ तक कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है और कोर्ट फैसला सुनाती है कि राजेश को अनुपमा को 20,000 रुपए प्रति महीना देने होंगे ताकि वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके। इसके बाद राजेश और अनुपमा ने कोर्ट में ही वापस समझौता कर लिया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया और राजेश ने कोलकाता की उस शादीशुदा महिला का भी चक्कर छोड़ दिया। साथ ही कोलकाता में वह जो नौकरी करता था वह भी छोड़कर वह देहरादून की एक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अब राजेश अपने पूरे परिवार के साथ अनुपमा और दोनों बच्चों के साथ देहरादून में ही रहना शुरू कर देता है। उन सभी की जिंदगी फिर से अच्छी चलने लगी थी, लेकिन उनके बीच में दरार आ चुकी थी। राजेश और अनुपमा के बीच में जब भी कभी छोटा मोटा झगड़ा होता तो अनुपमा दूसरी शादी की बात को उस बात के बीच में डाल देती थी। इससे राजेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। धीरे धीरे समय बीता है और 17 अक्टूबर 2010 की रात का समय आ जाता है। दोनों के बच्चे सो चुके थे और अनुपमा और राजेश के बीच में छोटा मोटा झगड़ा शुरू हो जाता है और अनुपमा फिर से वही शादी वाली बात उस झगड़े के बीच में डाल देती है। इसी वजह से राजेश को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अनुपमा को जोर से एक धक्का दे देता है। इस धक्के की वजह से अनुपमा का बैलेंस बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर गई। जब वह जमीन पर गिरी तो उसका सर बेड के एक कोने से टकरा गया, जिससे कि उसके सर से जोरों से खून निकलने लगा। लेकिन राजेश यहीं पर नहीं रुका, वह बेड पे पड़े हुए एक तकिए को उठाता है और अनुपमा के चेहरे पर जोर जोर से दबाने लगता है। वह उस तकिए को तब तक दबाता है जब तक कि अनुपमा की मौत नहीं हो जाती। अनुपमा के मरने के बाद राजेश अनुपमा का शव घर के दूसरे बाथरूम में रख कर लॉक कर देता है ताकि बच्चे उस शव को ना देख सकें। अगले दिन राजेश बच्चों को स्कूल भेजकर खुद मार्केट जाता है। मार्केट से वह एक बड़ा सा डीप फ्रीज घर पर लाता है। इसके बाद वह फिर से मार्केट जाता है और एक इलेक्ट्रिक लकड़ी काटने वाली मशीन खरीदता है और कुछ काली पॉलीथीन भी, और अनुपमा के शव के छोटे छोटे टुकड़े कर उन काली पॉलीथीन में रखकर उस डीप फ्रीज में लगा देता है। राजेश ने अनुपमा के शव को कुल 72
टुकड़ों में अलग अलग करके उन पॉलीथीन में रख दिया। और अगले दिन राजेश सभी लोगों को यह बताता है कि अनुपमा हम लोगों से नाराज होकर कहीं पर चली गई है। अब जब भी राजेश को मौका मिलता वह बच्चों को लेकर मशहूरी देहरादून में घूमने निकल जाता और साथ में अनुपमा के शव के एक दो टुकड़ों को भी अपने साथ ले जाता और पास ही के जंगलों में फेंक देता था। यह सच पुलिस के सामने आते ही पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और 1 सितंबर 2017 को कोर्ट ने राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही में 15 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। यह 15 लाख रुपए का जुर्माना उसके दोनों बच्चों की परवरिश में काम में लिया जाएगा। अभी तो राजेश जेल में ही अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी।